नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये केमिस्ट्री की सीरीज़ नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज ही पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करो। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी एक तत्व की संयोजकता सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामान्य संयोजकता की बात की जा रही है, तो जब सामान्य संयोजकता उसकी 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक भी 2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे सामान्य संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो उससे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो अगर 19 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8, फिर 1। ठीक है, तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आंसर को खुद ही निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो ये अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Mn जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो Mn जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मैग्नीज। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। पहली कक्षा में क्या होगा, 2, उसके बाद 8, उसके बाद 13 और उसके बाद 2। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2, 8, 13, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अगर आप लोग लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 2, 8, 14, 1। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 14 और चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा अगर हम लोग लोहे जिसका परमाणु क्रमांक 26 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के होता है। तो पूछ रहा है उसका आधा होता है, दोगुना होता है, समान होता है या फिर कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप लोगों का प्रोटॉन होता है और जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है और जो आप लोगों का परमाणु क्रमांक होता है वो तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच का संबंध होगा वो क्या होगा, समान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले 2 तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 हैं। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया है, x और y के परमाणु क्रमांक 20 और 22 हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि समान द्रव्यमान वाले, यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। तो अगर इनका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और x का जो नाभिक है उसमें 22 न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो हमें तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या, इनका द्रव्यमान पता होना चाहिए और दोनों का द्रव्यमान समान है। पहले x के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं, 22 और परमाणु क्रमांक कितने हैं, 20।
तो 20 + 22 जो हो जाएगा उनका द्रव्यमान हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 42, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है 42। तो तत्व x का तो हमें पता है 22 है न्यूट्रॉन, तत्व y का निकालने के लिए क्या करेंगे 42 में से 22 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा 20, यानी कि जो तत्व y है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आने का जो नियम है वो किसने दिया था, तो ये दिया था पाउली ने, जिसको हम लोग पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है 7 है। तो जाहिर सी बात है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 2। तो 2 + 7 कितने हो गए 9, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 9। तो आप लोगों को पता है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या वो भी क्या होगी 9 होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हो और 100% सरकारी कॉलेज से जुड़ना चाहते हो तो आज ही पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करो। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके अपनी कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटॉन क्या है। भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, ये भी सत्य है। एक मूलभूत कण है, ये भी सत्य है। धनावेशित कण है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बात करूं समस्थानिक और समभारिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां पे बात करेंगे समस्थानिक की वहां पे समझ लीजिए कि उनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो क्या हैं एक जैसे हैं, ठीक है। समस्थानिक है यानी कि परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं। समभारिक हैं यानी कि परमाणु भार उनका जो है एक जैसा है। तो अगर हम लोग बात करें कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होगा, तो जो उनका परमाणु भार होगा दोस्तों वो अलग होगा, यानी कि जो उनका द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा। और इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट करके बताइए कि जेम्स चैडविक, जे टॉमसन, रदरफोर्ड, विलियम क्रुक्स, इनमें से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। और मैंने एक ट्रिक भी आप लोगों को कल बताई थी, तो वो ट्रिक क्या है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम लोग बात करें कि जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, अगर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या निकल के आएगा। पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे कक्षा में 8 होगा और तीसरे कक्षा में 5 होगा। तो जो इसका परमाणु क्रमांक 15 हो गया, तो इसके जो बाहरी कक्षा यानी कि जो अंतिम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं ये Mg2+, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ का जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो अगर हम लोग बात करें रेडियो एक्टिवता की, तो इसकी खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें, अल्फ़ा किरणें और बीटा किरणों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आप लोगों का उत्सर्जन होता है, कहीं पे विखंडन होता है, तो वहाँ से ये सारी किरणें निकलती हैं। तो अगर हम लोग बात करें गामा किरणों की,
तो जो गामा किरणें है दोस्तों वो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी कि इसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है उच्च होती है और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि गामा किरणें क्या हैं, ये किस तरह की तरंगें निकलती हैं, इनमें से इनमें उच्च ऊर्जा होता है या फिर निम्न ऊर्जा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए नियंत्रक छड़ें क्यों बनी रखी जाती हैं। दोस्तों जब आप लोगों की नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन या फिर क्रिया होती है तो उस दौरान बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ना उत्पन्न हो, एक सीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो अगर हम लोग बात करें ये नियंत्रित छड़ें बनी होती हैं किसकी, तो ये कैडमियम की बनी होती है दोस्तों, कैडमियम धातु की बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। तो अगर आप लोग परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का यूज़ पूछेंगे तो ये विमंदक का कार्य करता है। देखिए दोस्तों जितनी भी परमाणु भट्ठी है उसमें निमंदक छड़ों का यूज होता है, विमंदक का यूज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें से जो ऊर्जा निकल रही होती है, जो क्रिया होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। आप सभी लोगों को पता है कि परमाणु बम अगर किसी देश पर गिराया जाए, जैसे कि जापान में हुआ था हिरोशिमा में, तो किस तरीके से वहाँ पे आपदाएं आ गई थी। तो उसी तरीके से ये बहुत ही खतरनाक एक तरीके से रासायनिक क्रिया है, तो इसको कम करने के लिए विमंदक का प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट यहाँ पे जो कार्य करता है वो विमंदक का कार्य करता है। तो ग्रेफाइट जो है एक तरीके से परमाणु भट्ठी में विमंदक का कार्य करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी। तो अगर हम लोग बात करें कृत्रिम की, तो इसको जो है आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आई क्यूरी और जोलियट ने कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु नाभिक में से कितने निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती, यानी कि किसके निकलने पर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो अगर अल्फा बीटा गामा किरणों या फिर न्यूट्रॉन की बात करें, तो गामा किरणों की बात करें यहाँ पे अगर ये निकलती हैं तो यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है और परमाणु संख्या है इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा अगर गामा किरणें निकल रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है। अल्फा बीटा गामा में आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक जो है वो अल्फा कणों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि, देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सभी जो संलयन क्रियाएं होती हैं ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो विमंदक का प्रयोग किया जाता है। और एक सवाल जो है आप लोगों का उसी से संबंधित है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया गया अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है या फिर कम ताप की आवश्यकता होती है। तो जो प्रयोगशाला में इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके लिए जो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है। तो अगर किसी परमाणु से बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो नाभिक के न्यूट्रॉन हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि जो नाभिक के न्यूट्रॉन हैं उनका क्या हो रहा है, वो प्रोटॉन में एवं इलेक्ट्रॉन में बदल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। तो अगर हम लोग गामा किरणों की भेदन क्षमता की बात करें तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रकार की किरणों से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे और आपका स्कोर कितना था, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
अगर आप लोग भी 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो पांडे जी टेक्निकल मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।